नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। सीएम शिवराज की कैबिनेट बैठक खत्म होते ही राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दावा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार तो बीजेपी की ही आगे आएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हमारे ऐतिहासिक हैं, इतने लंबे समय के लिए कोई मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं रहा। उन्होंने कहा कि मेरा एग्जिट पोल 125 से 150 सीटें जीतने का है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ईवीएम के बयान पर तंज कसते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह जब किसी मामले को लेकर आरोप लगाने लगे तो समझ जाओ कि यह हार का ठीकरा दूसरी चीजों पर फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सुनिए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा। तो भाभी कि जब जब कांग्रेस हारती है तो कभी ईवीएम के सर पर ठीकरा फोड़ती है, कभी प्रशासनिक अधिकारियों पर छोड़ती है। जब इनका ऐसा बयान आ जाए तो मान लो कि कांग्रेस जा रही है। किसी एग्जैक्ट पोल की जरूरत नहीं, किसी परिणाम की नहीं। दिग्विजय सिंह का बयान काफी है परिणाम से। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी कुछ इसी तरह का बयान देते नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को उसकी हार नजर आ रही है, इसलिए बेमतलब के आरोप लगा रही है, क्योंकि बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। सुनिए विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा। मध्य प्रदेश की जनता ने पुरजोर तरीके से भाजपा का साथ दिया है। ये हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है कि जनता एक बार पुनः जनादेश देने का मन मध्य प्रदेश में भाजपा को बना चुकी है। अभी पर क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को अपनी हार के बाद अपनी फेस सेविंग करनी, अपना चेहरा छुपाना है और फेस सेविंग के लिए वो अनर्गल बिना अर्थ के, बिना तथ्य के आरोप लगा रहे हैं। ये कांग्रेस का हारी हुई मानसिकता का परिचायक है। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि तारीख के बाद भाजपा गायब हो जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। सुनिए पीसी शर्मा ने क्या कुछ कहा है। कमलनाथ जी को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है, कम चल रहा है तो कहीं ना कहीं दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि हार की पहले भाग चुके, इसलिए भोपाल से गायब है। ऊपर दिग्विजय सिंह के राहुल कहाँ के साथ कमलनाथ जी गायब नहीं, 3 तारीख बाद ये गायब हो जाएंगे। नहीं समझता कि इतना डिफरेंस है। मैं जो बार बार कहता हूँ 114 नहीं 174 से ज्यादा सीट आएंगी। कुछ भाई और कमलनाथ जी जो बार बार कहते हैं कि आज के बाद कल आएगा और कल के बाद परसों, ये जितने भी लोग हैं जिन पे दबाव लगता है वो इन सब चीजों को निश्चित तौर पे समझ रहा है। मैं समझता हूँ कि ये सब इस बात के इंडिकेशंस हैं कि सरकार को बहुत जनता ने बहुत बुरी तरह से सत्ता से बाहर कर रही है और ये मैं नहीं समझता कि इसके बाद कभी सत्ता में आ पाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम 3 दिसंबर को आएगा। इसके पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के नेता सीटों को लेकर अपना अपना दावा कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि 3 दिसंबर तक नतीजे आएंगे तो ऊंट किस करवट बैठेगा। कहीं इस बार भी ऑपरेशन लोटस जैसी नौबत तो नहीं आएगी। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। प्रियंका दुबे बीजेपी प्रवक्ता, पवन पटेल महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस, योगीराज योगेश जी वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे प्रियंका दुबे जी आपसे। बीजेपी प्रवक्ता है, एग्जिट पोल भी आ रहे हैं, एग्जिट पोल भी लगातार बीजेपी का मध्य प्रदेश में सरकार बना रहे हैं, बहुत खुश होंगी। जी प्रियंका दुबे जी, आप तक मेरी आवाज? जी हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है। जी, काफी प्रसन्न होंगे एग्जिट पोल के नतीजे देख करके। बस आप लोगों का ही सहयोग रहा है। इस हिसाब से जनहितैषी योजनाओं को साथ में लेते हुए अंत्योदय की भावना के चलिए आप अपनी गाड़ी रोक ले तो बेहतर, आपकी आवाज हम तक पहुंच पाएगी। नहीं तो आप क्या कह रही हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पवन पटेल जी के पास जाना चाहेंगे, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस। लगातार यहाँ पर बीजेपी जो है कह रही है कि दिग्विजय सिंह जी की जो बातें हैं उनको आप सुन लीजिए, उनके बयान को सुन लीजिए, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि वो अपनी हार का ठीकरा किसी और पे फोड़ना चाह रहे हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो ऐसी बातें अगर जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं तो ये समझिए कि वो हार रहे हैं। आपका क्या विचार है, आपका क्या कथन है पवन पटेल जी?
दिखाने की कोशिश करेंगे तो वो आ जाएंगे। इनको रात में सपने में भी दिग्विजय सिंह जी आते हैं। ये अपनी बात करें, अपनी बात नहीं करेंगे, कांग्रेस की ज्यादा बात करते हैं। हम कहते हैं क्यों आएगी? इस झूठ और बतौलेबाजी के कारण, इस मैनेजमेंट के कारण एक बार सरकार आ गई, 2 बार सरकार आ गई, बार बार सरकार नहीं आती है। अगर इनको एहसास इस बात का नहीं होता तो केंद्रीय मंत्री और सांसदों को इनको नहीं उतारना पड़ता। इस प्रदेश से चलिए, तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि अभी जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उससे बीजेपी प्रसन्न दिख रही है, लेकिन अगर जो ये देखा जाए तो कांग्रेस भी अपनी आस नहीं छोड़ी है और आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, अब भी लग रहे हैं। और ये कहा जा रहा है, बीजेपी कह रही है हम जीत रहे हैं, जबकि अभी जो हमारे साथ पवन पटेल जी महासचिव कांग्रेस मध्य प्रदेश से जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा है कि केवल बतौलेबाजी से सरकार नहीं बती, उनके कहने से कुछ नहीं होता। 3 तारीख को पता चल जाएगा कि आखिर जो है ऊंट किस करवट बैठेगा। उनका ये कहना है कि वास्तव में उनको भी ये लगता है कि जो है मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की आ रही है। कहने का तात्पर्य है कि अभी जो महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस पवन पटेल जी ने बातें कही हैं, उनका यह भी कहना था कि लगातार ये कई पार्टी की सरकार थोड़ी ही आती है, जनता भी सोचती है और इस बार जो है वो कांग्रेस की सरकार आएगी। लेकिन किसकी सरकार आएगी ये तो जनता तय कर चुकी है और उनका मत जो है ईवीएम में कैद हो चुका है। 3 दिसंबर को ये पता चल जाएगा कि आखिर किसकी सरकार बन रही है। लेकिन अगर जो बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहां पर भी बीजेपी को आगे दिखाया जा रहा है। एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं वो साफ साफ दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो सरकार बन रही है वो बीजेपी की बन रही है। लेकिन ऐसी भी स्थितियां आ सकती हैं, ये भी राजनीतिक पंडित कहते हैं कि ऐसी भी स्थितियां आ सकती हैं कि हो सकता है कि जो कांटे की टक्कर हो, और ऐसा कई राजनीतिक पंडित ये कह चुके हैं कि कांटे का टक्कर हो सकता है। और ऐसी स्थिति में अगर किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो क्या स्थितियां हो सकती हैं? क्या जोड़ तोड़ की राजनीति हावी होगी? क्या कांग्रेस जोड़ तोड़ राजनीति करने में सफल होगी या बीजेपी हमेशा की तरह जोड़ तोड़ करने में सफल हो जाएगी? यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये नतीजे आने के बाद का सवाल है। जो नतीजे आ जाएंगे उसके बाद के ये सवाल हैं और ये लगातार जो सवाल जो हैं ये होते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि जो भी स्थितियां हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी बन पड़ रही हैं, वो स्थिति और परिस्थिति ये तो 3 तारीख के बाद पता चलेगा। लेकिन इससे पहले जो है बयानों का दौर लगातार जारी है, लगातार बयान हो रहे हैं, लगातार बयानबाजियों का दौर चल रहा है। और एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जो बयान हैं, ये जो बयान हैं, एक दूसरे को दिलासा दे रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। कौन जीत रहा है ये 3 तारीख को पता चलेगा। पवन पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर। तो पवन पटेल जी, आप कुछ कह रहे थे और कहते कहते आपकी बात कट गई थी, आप अपनी बात को पूरी कर लीजिए। नहीं, तो मेरा मतलब यह है, मेरा निवेदन इतना है कि हमें जनता के ऊपर विश्वास है। जनता जो आज पोलिंग बूथ में वोट डालने गई थी, वो जनता परिवर्तन के नाम पे गई थी वोट मांगने। वो जनता उनको मजा चखाना चाहती है, जो उनकी आस्था का विषय महाकाल में भ्रष्टाचार करते हैं। वो उन लोगों को सबक सिखाना चाहती है जो 1 बार 2 बार 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 झूठ बोलते हैं, 100 दिन में काला धन लाने का झूठा वादा करते हैं, किसानों के आय दुगनी करने की बात करते हैं और लाडली बहना महिलाओं में अत्याचार में नंबर 1 मध्य प्रदेश। चुनाव के चंद महीनों पहले इनको लाडली बहना की याद आ गई। इस तरह का दोहरा चरित्र तो भारतीय जनता पार्टी का आम जनता के सामने अच्छी तरह से उजागर हो चुका है। इसलिए इनकी एक भी चलने वाली नहीं। कल 3 तारीख को रिजल्ट आएगा। 3 तारीख से पहले इनको करिए किसी भी एग्जिट पोल में ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं को पता है। कई एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही है, कई एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की बात कही है। लेकिन पटेल जी, अगर जो बात कांटे की टक्कर की करें, अगर जो बात कांटे की टक्कर के करें, अब बहुमत से कुछ ही दूर रह जाते हैं, ऐसी स्थिति तो विकट हो जाती है। ऐसी भी स्थिति अगर जो विकट हो जाएगी तो आप क्या करेंगे? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इस प्रदेश की जनता ने 2018 में देखा है कि क्या हस्त होता है, किस तरह उनके वोट के साथ खिलवाड़ की जाती है। तो मुझे तो ऐसा विश्वास है कि स्पष्ट बहुमत जनता देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है इस टाइप के काम करने में, इस टाइप के मैनेजमेंट करने में। तो मुझे नहीं लगता कि जनता इस बार ऐसा कुछ करेगी। जनता एकदम स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनने के लिए कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में चार्टर प्लेन बुक हो रहे हैं, ये भी खबरें आ रही हैं कि छत्तीसगढ़ में चार्टर प्लेन बुक हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में क्या इरादा है? नहीं, देखिए, इरादा लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें कोई भी कदम उठाना पड़ा तो उस कदम को उठाने से हम पीछे नहीं हटेंगे। चलिए, प्रियंका दुबे जी कुछ कह रही थी, कहते कहते रुक गई जी। आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद योगी राज योगेश जी के पास जाएंगे।
जी प्रियंका जी, चलिए प्रियंका जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम जाना चाहेंगे वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी के पास। योगीराज योगेश जी, सवाल यहां पर यह है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो मध्य प्रदेश में चल ही रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, इससे बीजेपी खुश हो रही है, और कुछ एग्जिट पोल के नतीजे जो कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं। आपने भी अध्ययन किया होगा, आप भी गए होंगे, बातचीत किए होंगे, और अनुमान तो आपका भी होगा। आपका अनुमान क्या कहता है? देखिए देवेंद्र जी, असल में है क्या है, अभी वर्तमान का जो चुनाव जो चल रहा है, लोगों से बात करें, मतदाताओं से बात करें, तो बहुत ज्यादा स्थिति एकदम से स्पष्ट नहीं हो पाती, और बहुत क्लोज फाइट के संकेत इस बार दिख रहे हैं। और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि एक तो ये सब हम सब जानते हैं कि 18 साल का बीजेपी का शासनकाल है, और लाडली बहना स्कीम उनको टेका लगा नहीं, जिसको अपन शुद्ध अपने गांव की भाषा में बोले। यदि लाडली बहना स्कीम को माइनस कर दिया जाए तो बीजेपी बहुमत से बहुत पीछे थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए, जैसे जैसे चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ा, वैसे वैसे बीजेपी ने भी जोर पकड़ा। लेकिन बावजूद इसके अभी भी भले ही एग्जिट पोल कुछ भी दिखा रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होते, एग्जैक्ट पोल नहीं होते, बिल्कुल सही। और बट का मामला रहता ही है, तो एकदम से क्लियर स्थिति तो 3 तारीख के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन ये बात सही है, बड़ा एक चुनाव जब वोटिंग हुई तो मैंने कई मतदाताओं से बातचीत करी, और बहुत इंटरेस्टिंग वाक्य निकल के सामने आया। मतलब पहले कभी नहीं देखा गया कि मतदाताओं से आप पूछो या लोगों से आप पूछो तो आपको उसका रुझान दिख जाता था। इस बार क्या हुआ, बड़ा विचित्र स्थिति ये रही कि एक आपने एड देखा होगा, विज्ञापन, और जनाब क्या चल रहा है, ये बड़ा फेमस एड रहा है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में जब आप किसी से पूछो साहब और जनाब क्या चल रहा है, वो बोलता साहब एमपी में तो चुनाव चल रहा है। अब जैसे ही आप उससे पूछो साहब सरकार किसकी बन रही है, तो वो मतदाता बोलता साहब जिसको आपने वोट दिया उसी की सरकार बन रही है। तो कुल मिला के वो ये नहीं बता रहा कि मैंने किसकी सरकार बन रही है या किसे वोट दिया जी, वो आपके ऊपर ही डाल रहा है कि आपके ऊपर निर्णय उसने छोड़ दिए, और उसके हाव भाव से भी ऐसा प्रदर्शित नहीं होता कि वो उसका वोट किस तरफ गया। लेकिन तो एक चीज हम और आपसे पूछना चाहेंगे कि चलिए जनता तो गोलमोल जवाब दे रही है, लेकिन जो मत प्रतिशत आए हैं वो मध्य प्रदेश में अगर तो देखा जाए कि 74 सीटों पर जो है महिलाओं का जो प्रतिशत है वो 80% से ऊपर गया है, मतदान का प्रतिशत। तो क्या लगता है आपको कि इन सीटों पर एक तरफा लाडली बहनों ने अपने भैया को ही वोट दिया होगा? नहीं, उसकी एक वजह ये लगती है देवेंद्र जी कि मध्य प्रदेश के अभी तक आप चुनाव देखो, आजादी के बाद से जितने चुनाव हुए उसमें जब 3% या 3.5% और 4% के आसपास वोट स्विंग होता है, वोट बढ़ता है, तब वो सरकार के अगेंस्ट जाता है। लेकिन अभी का ये जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो 2.25 से 2.25 की बीच ही झूल रहा है। मतलब आप ये मान के चलिए कि ये सरकार के अगेंस्ट तो कम से कम नहीं नजर नहीं आता मुझे। और ये वोट ऑफ परसेंटेज उतना ही है, मतलब 2018 की तुलना में ये 2.25% ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि परिणाम भी 2018 के आसपास ही आएंगे। जैसे 2018 में चुनाव परिणाम आए थे उसके आसपास ही ये चुनाव रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। चलिए ठीक है, प्रियंका दुबे जी से हमने कोई कमेंट नहीं ले पाया, इसलिए प्रियंका दुबे जी के पास आते हैं, लेकिन प्रश्न तो बनते थे पवन पटेल जी से, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। प्रियंका दुबे जी, जैसा कि 74 सीटों पर महिलाओं ने जो 80% जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। मेरा प्रश्न ये था कि जो 230 सीटें हैं उस पे करीब 74 सीटों पे 80% जो महिलाओं ने मतदान किया है, महिला वोट प्रतिशत अगर जो कहें तो 80% से ऊपर है। ऐसे में आप इसको किसके पक्ष में मानती हैं? सिंपल सी बात है, जिन्होंने महिलाओं के हित के बारे में सोचा है, जिन्होंने आधी आबादी के बारे में सिर्फ कहा नहीं है उसको अमल में भी लाए हैं, और पूरी तरह से जिस प्रकार से सरकार जन जागरण से लेकर के हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए सजगता से खड़ी रही है,
चाहे वो फांसी का प्रोविजन हो, चाहे फास्टैग का प्रोविजन हो, चाहे बुलडोजर की कार्रवाई हो, या नौकरी में आरक्षण की बात करें, या नारी बंधन अधिनियम की हम बात करें, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बहनों ने पूरी तरह से मामा जी को अपना आशीर्वाद दिया है। जो लाडली बहना या लाडली लक्ष्मी के माध्यम से जो बेटियां जन्म लेके आज वोट डालने के लिए सक्षम हो गई है, तो उसका इसलिए मामा जी को निश्चित तौर पर मिलेगा और हम लोग बड़ी मोहब्बत के साथ सरकार बनाएंगे। चलिए ठीक है, मतलब लाडली बहनों ने अपने भैया को वोट दिया। लाडली बहना, ठीक है ठीक है, तो लाडली बहना नहीं है हमारा उद्देश्य, लाडली लक्ष्मी जो बिटिया का जी जी बिल्कुल 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 उसके आखिरी चरण तक की अगर मामा जी ने चिंता करी है, चाहे शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे हम सुरक्षा की भी दृष्टि से बात करें, तो कुछ चीजें सिर्फ सरकार से नहीं संस्था से भी रोकी जा सकती है, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। बार बार ये जो कांग्रेस भी कहते हैं एनसीआरबी के आंकड़े आपको बता के देखिए महिलाओं का अत्याचार से राजस्थान नंबर 1 है, परंतु इनको आंकड़े शायद दिखाई नहीं देते। तो बेहतर होगा कि ये लोग स्व आकलन करें और अपने पार्टी के ऊपर विचार करें जो उनकी कपड़ा पारा राजनीति में जाते हैं। चलिए पवन पटेल जी, हम आपके पास आते हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, अभी कपड़ा फाड़ राजनीति तो कपड़ा जनता के फाड़ दिया, महंगाई इतनी ला दी कि जनता के कपड़े फट गए, जनता की थाली से निवाला छूट गया। ये अपनी बात करें, बता दें कि कितनी बात किया तो महंगाई के लिए तो बोलेंगे मोदी जी ने बोला था बहुत ही महंगाई की मेरा पूरा मोदी सरकार। मैं तो सिंपल सी बात करना चाहता हूँ कि आप एक आम आदमी का आकलन करिए कि सुबह जब उठता है और शाम को जब सोता है तब तक उसको किस चीज से आती है, वो कोई जीडीपी नहीं देखता होगा, तो जब खाने का तेल खरीदता है तब उसको पता पड़ता होगा कि कांग्रेस के समय में खाने का तेल बेचता था और अभी खाने का तेल का क्या है। एक गरीब आदमी को दोनों टाइम मेहनत कर करके अपने बेटे को पढ़ाता लिखाता है और सोचता है कि बड़ा होकर के हमारे बुढ़ापे का सहारा मिलेगा, इसको रोजगार मिलेगा। तो मोदी जी कहते हैं कि हमारे रोजगार देंगे, फिर कहते जाके पकौड़े चलो। इसी तरह इन्होंने बोला हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसान आत्महत्या कर रहा है। इनके शासनकाल में 750 किसान दिल्ली के सड़कों पर शहीद हो गए। वहाँ का जो आज तक पूछे तो वहाँ इन्होंने भ्रष्टाचार कर दिया, व्यापम जैसे घोटाले करके पूरे प्रदेश का नाम धो दिया। तो इस तरह की दो वही बातों से प्रियंका जी साथ में मत बोलिए, अब कुछ नहीं होने वाला। 3 तारीख साथ में बोलिए, आप इसलिए बोलती ताकि हमारी बात कोई न सुन सके। जब मैंने आपके झूठ को, आपके बतौलेबाजी को अच्छी तरह से सुना तो आप भी मेरी बातों को सुनने का मत रखिए। आपने हिम्मत नहीं सुनने की, इसलिए आप साथ में बोलती हैं। जब आपकी बारी थी आप, मैंने नहीं बोला, जब मुझे बोला गया तो मेरी बात को सुनिए। लेकिन आप नंबर 1 की झूठी पार्टी के कार्यकर्ता हो कि आपकी स्ट्रेटजी है कि सब जनता के सामने नहीं आना चाहिए, इसलिए आप इस तरह की बात करते हो। साथ में इस तरह क्या करते हो? अरे आपके अच्छे कार्यकर्ताओं का क्यों दिया आपने उनको, अपने सांसदों को, अपने केंद्रीय मंत्रियों को आपने टिकट क्यों दिया? आपके अगर कार्यकर्ता इतने अच्छे थे, आपके पुराने उम्मीदवार इतने अच्छे थे, तो आपको सांसदों को मैदान में क्यों उतारना पड़ा? आपको केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में क्यों उतारना पड़ा? आपकी नीतियां अगर इतनी अच्छी तो आपको तो 200 पार होना चाहिए, 200 पार से नारा भूल गए। आपको केंद्रीय मंत्रियों को उतारना पड़ा। आपने 100, 500, 1000 कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के कहाँ से बन गए? आम जनता एक बैंक खाना नहीं खा पा रही है और भारतीय जनता पार्टी के 2-2 कार्यालय बनते जा रहे हैं, वो कहाँ से बनते जा रहे हैं उसका जवाब आप नहीं दे पाएंगी। आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए आप साथ में बोलती हैं ताकि हमारी बात को सुन ना सके। आपकी स्ट्रेटजी है, लेकिन जनता के सामने नहीं चलने वाली। बोलते जाइए, मैं भी मजबूर हूँ कि बोलता जाऊंगा। नंबर 1 का प्रधानमंत्री के लिए बोला था सऊदी में काला धन आया। चलिए प्रियंका दुबे जी, प्रियंका दुबे जी, पवन पटेल जी, प्रियंका दुबे जी, पवन पटेल जी, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। 3 दिसंबर नजदीकी है, अंगुलियों पे गिना जा सकता है इसे। जी, ये इनकी स्ट्रेटजी है, इनको इसी तरह से जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, जो भी योजनाएं हैं आपकी, जो भी योजनाएं हैं वो कितना वोट पे परिवर्तित हो पाई हैं, ये 3 तारीख को पता चल जाएगा। क्यों नहीं आती है? चलिए पवन पटेल जी, प्रियंका दुबे जी, अच्छा लगा, बड़े अच्छे डिबेट हुई अपनी। पवन पटेल जी अपनी अरे तो आप जब आप मेरी बारे में क्यों बोलती हैं? आप साथ में बोल रहे हैं। प्रियंका दुबे जी अपनी अपनी बात रखनी है, जो होना है हो चुका है। 17 तारीख को मतदान, हम लोग अनुमान पे बात कर रहे हैं, हम लोग अनुमान पे बात कर रहे हैं।
नहीं, हम लोग अनुमान पे बात कर रहे हैं। अब बड़ी बात यह है देवेंद्र जी, आपको इनको वोट चाहिए, आपको इनको न्यूज करना चाहिए। ये लोग फेक इन्फॉर्मेशन प्रियंका दुबे जी, ये मेरी बारी मुझसे बोला गया, पवन बोलने के पटेल मुझे जी न्यूज़ अपनी पे बात बोलना रख रहे करना हैं, चाहिए। कृपया धैर्य से सुन पवन लीजिए। पटेल जी को वैक्सीन भी वैसे भी ज्यादा समय दे चुके हैं, ठीक है, मेरे से ज्यादा आप मेरा कहते पवन पटेल जी को दिया, तभी इनको पवन पटेल जी, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप थोड़ी देर चुप हो जाइए। प्रियंका दुबे जी अपनी चलो, बात मैं आप चुप पूरी हूँ, रख बोलने लीजिए। दीजिए, जी, प्रियंका दुबे जी जी। अपनी बात आप रख लीजिए। पहली चीज, जब भी आप किसी भी रनिंग गवर्नमेंट में अगर आरोप लगा है तो आप लोग तथ्य के साथ लगाइए। फेक इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करने से आप लोग गवर्नमेंट नहीं बना लेंगे। अगर 17 तारीख को मैंडेट ऑलरेडी आपका जनरेट हो चुका है और 3 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट बोल के आप लोग के अगेंस्ट में ही बात कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये लोग जब बार बार नारी सम्मान की बात करते हैं तो जब इनके अप्रत्याशियों को इन्होंने घोषणा करी तो सबसे ज्यादा नारी उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न में अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे जिनके ऊपर इन्होंने कभी कोई कमेंट नहीं किया। अगर मैं लिस्ट तैयार करूँ तो चाहे बाबूलाल टंडन जी हो, चाहे मोहन सिन्हा जी हो, चाहे हेमंत कटवाल जी हो, चाहे कुशवाहा जी हो, इनमें से कई आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनकी ज्यादा महिला प्रताड़ित हुई है। और ये तो छोड़िए, दिग्विजय सिंह की सरकार में खुद इनकी पार्टी के व्यक्ति सरला मिश्रा की हत्या के ऊपर लोग आज तक जवाब नहीं देते हैं। तो ये लोग किस नारी सम्मान की बात करते हैं? उसके बाद भी लोगों को ऊपर नहीं होता है। वो तो छोड़िए, ये लोग किसानों को लेकर के बोले, किसानों के ऊपर राजनीति करते, जिनके पर इन्होंने मुल्तान में गोलियां चढ़ाई, आज तक उन किसानों का भी न्याय नहीं दिलवा पाए। उसके बाद यहाँ किसान की बात करते हैं। चलिए, कौन सा मूल इस सत्य को मूल संरचना इनको बढ़ती हुई नजर नहीं आती? कौन सा दृष्टि दोष ये लोग अपने ऊपर लेकर के बैठे हुए हैं, जिनको मध्य प्रदेश का 34 इंडस्ट्रियल दोष इनकी नजर नहीं आती है। चलिए, ठीक है। 11,000 से पर कैपिटा आज 1,46,000 पहुंच गई है, फिर भी लोग मुझे बोल रहे हैं। ठीक है। यहाँ तक कि लाने देने में तो कांग्रेस के नेताओं की बहनों ने तक पैसा लिया है, उसके बाद ये लोग ऐसी बातें करते हैं। चलिए, ठीक है। एक करोड़ बच्चे को रखने के कांग्रेस कार्यकर्ता की बहनों ने पैसा ना लिया है। पवन पटेल जी, क्या पवन पटेल जी जवाब दें आपके अब इन बातों का? पवन पटेल जी अब जवाब दीजिए। प्रियंका जी अब सुनेंगी। पवन पटेल जी, देखिए, प्रियंका जी ने बोला नारी सम्मान, मैं कहता हूँ बहुत करिए नारी सम्मान, लेकिन चुनाव के 4 महीना पहले अभी तक लाडली बहना की लाडली बहना की राखी वही खुशियों वाली नहीं थी। अरे सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिया बिस्तर बन गया आपका, आपके चिड़चिड़ाहट बता रहे कि आपकी सरकार नहीं बन रही है। आप लोगों ने क्यों नहीं उसको बाहर ढूंढ दिया? चलिए प्रियंका चलिए, जी बोलिए, बोलने दीजिए। प्रियंका जी, पहली डिबेट आपकी नहीं, प्रियंका बोलने जी दीजिए। आपकी बात हो गई। बोलिए प्रियंका जी, बोलिए। पवन पटेल जी को बोल लेने दीजिए, अपनी बात रख लेने दीजिए। आज शायद डिबेट इनकी पहली डिबेट होगी, हमको बोलने दीजिए, बोलिए। मैं बोलने दूंगी, अन्यथा तथ्यहीन बातों के ऊपर मैं इंटरेक्ट करूंगी। ये देखा मत करके बात करे, हवा में बात ना करे। चलिए, अरे सुनिए तो, हवा में पेट्रोल का रेट क्या था भाजपा के समय में? शिवराज सिंह चौहान जी साइकिल चलाते थे जब पेट्रोल बढ़ता था। आज पेट्रोल का रेट क्या है? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला था बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार? आज महंगाई का आलम क्या है? खाने का तेल का आज लगा लीजिए हिसाब, 750 किसान आपके जमाने में नहीं मर गए दिल्ली के सड़कों पर? किसकी सरकार थी? हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। कमल चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, आप लोगों को महंगाई का आरोप, चलिए इनको बोलेंगे प्रियंका जी को, जब ये बोलेंगे कि हम चुप रहेंगे तब बोलेंगे। नहीं तो आप अच्छे बात कीजिए ना। अगर जनता का इतना हिस्सा ना तो आप लोग चुनाव में अपनी बातें उठा रहे। 5 साल में आप लोग सड़कों पर कितनी बार महंगाई के लिए उतरे, आप बताइए। चलिए, विरोध करना चाहिए था आपको। इतने विरोध करने को परमिशन दिया आपने? 50 पब्लिक एकर मैंने लगाया, एक की परमिशन दी, एक विरोध करने की। तानाशाही के संविधान से जो आप इस देश को चलाना चाहते हो नहीं चलने वाला। आप बोलते नहीं था आपने, अब वो इनके साथ डिबेट में मुकाई मुझे। हमारे पास समय बहुत कम है, हमारे पास समय इनके साथ अभी बात है, इनके साथ डिबेट नहीं करूंगी, इनके साथ तो ये मत सुनाइएगा। ऐसे लोगों को मैं नहीं सुनना चाहता हूँ डिबेट, जो मेरी बात नहीं सुनना चाहते करने लगते हैं। पवन जी में आपकी बात, क्योंकि आपकी बात आकार ही ना तथ्यहीन है। चलिए, अरे मोदी जी की बात पूरी देश में सुना।
मोदी जी के बात को पूरे से सुनना ना। नंबर 1 की भारतीय जनता पार्टी, झूठी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। हमारी बातें आपको बुरी लग सकती हैं। जनता के कहने से थोड़ी। मोदी जी के झूठ को पूरी देर से सुना ना, मोदी जी के झूठ को हमने सुना ना, मोदी जी ने झूठ बोला ना, वो नहीं बताओगे आप। 2 करोड़ रोजगार दिया, बोले पकौड़े चलो। कमलनाथ जी ने 100 रुपए में 100 बिजली दी ना, आपने बिजली में केस लगा रहे हो। स्मृति ईरानी का डांस भूल गई, सिलेंडर लेकर के जो डांस करती थी। सिलेंडर का रेट क्या था जब डांस करती थी स्मृति ईरानी? इतने बड़े धूमी बात करने में सुनने का मौका नहीं है। मैं आपसे यही जब इतनी अच्छी नीतियां होती तो आपको केंद्रीय मंत्री प्रियंका जी। चलिए ठीक है, योगीराज योगेश जी, इस चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में महंगाई वास्तव में अगर जो देखा जाए तो क्या महंगाई का मुद्दा चल पाया है? नहीं, देखिए देवेंद्र जी, ऐसा है कि ये जो कोर इश्यूज थे, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, ये दोनों पार्टी अपनी कोर इश्यूज पे कायम कहाँ रही। आप देखिए, महंगाई की आप बात करें, बेरोजगारी की आप बात करें, और युवाओं की बात करें, ये सब तो बात कोई कर ही नहीं रहा। अब बात पूरा चुनाव किस बात पे सेंटर्ड आके रह गया? नारी शक्ति। ये कह रहे हैं कि हम आपको 1200 से 1500 रुपए देंगे, और वो कह रहे हैं हम 1500 आके देंगे। तो ये जो मूल मुद्दे थे पूरे चुनाव के, जिसको लेके कैंपेन खड़ा किया गया, वो मूल मुद्दे तो गायब ही है ना पूरे चुनाव में। पूरा चुनाव किस बात पे केंद्रित हो गया? फ्री की रेवड़ियां कौन बांट रहा है, और वो फ्री की रेवड़ियां बांटने में इतनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा हुई कि दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ करते रहे। भाई बार बार बात यही तो रही, जनता की बात कोई कर ही नहीं रहा। सबने बात अपने चुनाव जीतने की बात की कि कैसे चुनाव जीते, उसकी तिकड़ में लगाई सबने। और तिकड़ में कैसी लगी, ये हमने सबने देखा कि कोई किसानों का कर्जा माफ करेगा, कोई बिजली के बिल हाफ करेगा, कोई कह रहा है कि हम साहब 3000 रुपए 4000 रुपए युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो यही सब, यानी इन्हीं सब मुद्दों पर चुनाव लड़ना है। तो ये जो 5 साल जो इश्यूज हुए, 5 साल जो सरकार चली, तो 5 साल में क्या घेरा विपक्ष ने सरकार को जी, और सरकार ने 5 साल में ऐसा क्या किया कि उसको आने वाले समय में मौका दिया जाना चाहिए। यदि चुनाव के समय में ही 5-10 चीजें आप लेके आ जाए और उसी पे चुनाव पूरा सेंटर्ड हो जाए, तो फिर ऐसे इलेक्शन का क्या मतलब जी? फिर 5 साल का कोई मतलब ही नहीं निकलता। आप 4.5 साल कुछ भी मत करो, और 5वें साल में चुनाव इलेक्शन ईयर में आप आए और अफलातून घोषणाएं कर दें आप, तो पूरा चुनाव उसी पर सेंटर्ड हो गया। तो ये दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का कि जिन बातों पर चुनाव होना चाहिए था, उन मुद्दों से अलग हटके चुनाव फ्री की चीजों पर चुनाव केंद्रित हो गया, और पूरा मतदान उसी पर हुआ। ये बड़ा, मतलब मैं इसको व्यक्तिगत तौर पर बिल्कुल इसको बड़ा चिंता का विषय मानता हूँ। बिल्कुल, और चिंता का विषय है भी कि जिन समस्याओं से 5 साल जनता जूझी, वो समस्याएं चुनाव के वक्त गायब हो गईं, और फ्री की रेवड़ियां दोनों पार्टियों ने, कौन फ्री की रेवड़ी ज्यादा बांटे, उस पर केंद्रित हो गया। अगर इस पर केंद्रित होकर के मतदान हुआ है तो वास्तव में चिंता का विषय तो है ही। चूंकि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते, लेकिन समय इजाजत नहीं देता। हम बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि किसकी बनेगी सरकार पता चलेगा इस रविवार, और इस रविवार को वास्तव में ये भी पता चल जाएगा कि क्या रेवड़ियों पर ये सरकार बनी है, फ्री की रेवड़ियों पर सरकार बनी है, या फिर समस्याओं को हल ढूंढने के लिए ये सरकार बनी है। तो आप भी कीजिए इंतजार, हम भी कर रहे हैं इंतजार। नमस्कार।